हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज के लेक्चर में हम लोग कार्बोहाइड्रेट डिस्कस करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अमाइनो एसिड्स, लिपिड्स और प्रोटीन्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे। हालांकि आपके एनसीईआरटी में कार्बोहाइड्रेट बहुत छोटा सा दिया हुआ है, जिसमें केवल और केवल पॉलीसेकेराइड के बारे में डिस्कशन है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा समझना है और केमिस्ट्री में आपको डिटेल में दिया हुआ है, तो मैं इसको थोड़ा सा डिटेल पढ़ाती हूँ, जिससे आपको समझ में भी आ जाए और केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। एज द नेम इंडिकेट, कार्बोहाइड्रेट्स मतलब हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। दीज आर द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, दिस इज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, या हम इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हैं CH2O या फिर CH2ON। तो यही है कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला। इसको हम थोड़ा एलेबरेट करेंगे तो ये हो जाएगा CnH2nOn। मतलब कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, जहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना होता है, 1:2:1। लेकिन यहाँ पे भी कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं। कंडीशन ये है कि कार्बोहाइड्रेट की शुरुआत 3 कार्बन से होती है। 3 कार्बन से होती है, मतलब कार्बन के नंबर एटलीस्ट कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। क्योंकि अगर हम देखें, एक फार्मूला हम बता रहे हैं, एक एसिड है, दैट इज द एसिटिक एसिड CH3COOH। यहाँ पे भी आप देखेंगे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:1 है, 1:1 है, लेकिन कार्बन कितना है, 2 है। तो एसिटिक एसिड इज नॉट द कार्बोहाइड्रेट। एसिटिक एसिड कार्बोहाइड्रेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन के नंबर कितने हैं, 2 ही हैं। तो कार्बोहाइड्रेट की एक एग्जैक्ट डेफिनेशन आपको क्या पता होनी चाहिए कि ऐसा मॉलिक्यूल जहाँ पे कार्बन 3 हो, एटलीस्ट कार्बन 3 हो, और जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप मोर देन 1 हो, मोर देन 1 हो। जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो 1 से ज़्यादा होना चाहिए। तो इसको हम मॉडिफाई करके इसके डिफिनीशन को इस तरीके से बता सकते हैं, दैट इज पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स। ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप के नंबर 1 से ज़्यादा होने चाहिए। और कार्बोहाइड्रेट हम देखेंगे 2 तरीके के होते हैं, एक होता है एल्डोजेस और दूसरा होता है कीटोजेस। एल्डोजेस का मतलब ऐसा कार्बोहाइड्रेट जहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, और कीटोजेस का मतलब ऐसा कार्बोहाइड्रेट जहाँ पे कीटो ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, कीटो ग्रुप प्रेजेंट। तो यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड, और यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, कीटो। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट 2 तरीके के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, एल्डोजेस एंड कीटोजेस। तो इस तरीके से हम कार्बोहाइड्रेट की मॉडिफाइड डिफिनीशन को ऐसे बता सकते हैं, दीज आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। तो हम इनको ऐसे कह सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। अब हमें 2 चीज़ समझ में आ जानी चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट हम उसे ही कहेंगे जहाँ पे कार्बन कम से कम 3 हो और हाइड्रोक्सिल ग्रुप कम से कम 2 हो। ठीक है, मतलब 1 से ज़्यादा हो। तो हम इस तरीके से, हमें ये पता है कि कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना होना चाहिए, 1:1। एसिटिक एसिड में भी 1:1 है, लेकिन एसिटिक एसिड एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है या फिर कार्बन है, कार्बन के नंबर 2 ही हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम इसको आगे देखते हैं, इसका क्लासिफिकेशन। अब हम कार्बोहाइड्रेट को डिवाइड करते हैं 3 पार्ट में। कार्बोहाइड्रेट को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है मोनोसैकेराइड्स, दूसरा होता है ओलिगोसैकेराइड्स, और थर्ड क्या है, पॉलीसैकेराइड्स।
मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स एंड पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जिनका फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता, कांट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड। अभी हम लोग इसको समझेंगे। हाइड्रोलिसिस का मतलब इसको वाटर ऐड करके, यहाँ पे ऐसे मोनोसेकेराइड्स ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनमें वाटर ऐड करके इसको फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता। तो मोनोसेकेराइड्स कांट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड। इसके अलावा ओलिगोसेकेराइड्स क्या हैं? 2 मोनोसेकेराइड से लेके 10 मोनोसेकेराइड्स तक अगर प्रेजेंट है तो उसको हम क्या कहेंगे? ओलिगोसेकेराइड। जैसे 2 मोनोसेकेराइड हैं तो इसको हम डाइसेकेराइड्स कह सकते हैं, 3 है तो ट्राइसेकेराइड्स कह सकते हैं, 4 है तो टेट्रासेकेराइड्स कह सकते हैं, इस तरीके से। तो ओलिगोसेकेराइड्स में क्या आएंगे? 2 मोनोसेकेराइड से 10 मोनोसेकेराइड्स तक। और अगर मोर देन 10 मोनोसेकेराइड्स है, 10 मोनोसेकेराइड से ज़्यादा प्रेजेंट हैं किसी भी कार्बोहाइड्रेट में, तो उसको हम क्या कहेंगे? पॉलीसेकेराइड्स कहेंगे। अब हम एक एक को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखिए, फर्स्ट क्या है? दैट इज़ द मोनोसेकेराइड्स। अब देखिए मोनोसेकेराइड्स, मैं यहाँ पे इसको डिस्कस कर रही हूँ। मोनोसेकेराइड्स, मोनोसेकेराइड अगेन मैंने अभी आपको बताया था कि ये 2 तरीके के हैं। एक क्या है? एल्डोजेस, और दूसरा क्या है? कीटोजेस। एल्डोजेस का मतलब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? एल्डिहाइड। और कीटोजेस का मतलब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? कीटो ग्रुप होगा। अब देखिए मैंने क्या कहा था कि कार्बोहाइड्रेट की शुरुआत कितने कार्बन से होती है? 3 कार्बन से। तो पहला मोनोसेकेराइड है या सबसे सिंपलेस्ट मोनोसेकेराइड है ट्रायोजेस। ट्रायोजेस, ट्रायोजेस का मतलब यहाँ पे कार्बन कितना होगा? 3 होगा। अगर हमें कार्बन के नंबर पता चल चुके हैं तो हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। हाइड्रोजन कितना होगा? 6 होगा, और ऑक्सीजन कितना होगा? 3 होगा। तो दिस इज द ट्रायोजेस। ट्रायोजेस सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है, सबसे सिंपलेस्ट शुगर है, हम शुगर कह सकते हैं इसको। दिस इज द सिंपलेस्ट शुगर, क्योंकि यहाँ पे कार्बन के नंबर क्या है? मिनिमम जो हमने अभी बताया था क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। तो ट्रायोजेस सबसे सिंपलेस्ट शुगर है। ट्रायोजेस में भी 2 हैं, एल्डोजेस और कीटोजेस। तो इसका जो एल्डोज फॉर्म है, ट्रायोजेस का जो एल्डोज फॉर्म है, उसको हम लोग कहते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है, ग्लिसरॉल्डिहाइड। और इसका जो ग्लिसरॉल्डिहाइड को मैं लिखती हूँ, देखिए, एल्डिहाइड CHOH, या मैं इसको ऐसे लिख दूँ, दिस इज OH H एंड CH2OH। ये है ग्लिसरॉल्डिहाइड का फॉर्मूला। आप लोग केमिस्ट्री पढ़ते होंगे तो वहाँ पे आपको पता होगा। तो दिस इज द ग्लिसरॉल्डिहाइड। ओके, ग्लिसरॉल्डिहाइड में कितने कार्बन हैं आप देख सकते हैं? C3H6O3। आप बता सकते हैं ये वाला कार्बन क्या है? कायरल कार्बन। पहले लेक्चर में हमने आपको बताया था कायरल कार्बन उस कार्बन को कहेंगे जिससे 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड हैं। तो अगर किसी मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन प्रेजेंट है तो हम नंबर ऑफ आइसोमर निकाल सकते हैं। इसके कितने आइसोमर होंगे? 2 होंगे, क्योंकि एक कायरल कार्बन है। तो इसका जो आइसोमर होगा वो क्या होगा? ये एल्डिहाइड फॉर्म है जिसको हम क्या कहते हैं? ग्लिसरॉल्डिहाइड। इसका कीटो फॉर्म बनाने के लिए देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कीटो ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। इन दोनों H को उठा के आप ऊपर कर दीजिए। इन दोनों H को उठा के ऊपर किया तो क्या बच गया? CH2OH ऊपर हो गया, नीचे क्या हो गया? CO, और ये क्या हो गया? CH2OH। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड इसका एल्डिहाइड फॉर्म है, और ये क्या हो गया? ये हो गया डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। दिस इज द डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? C3H6O3। बस डिफरेंस कहाँ है? फंक्शनल ग्रुप में। इसमें फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है और इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है? कीटो ग्रुप है। तो सबसे सिंपलेस्ट शुगर ग्लिसरॉल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है। इसी तरीके से नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टेट्रोजेस। सेकेंड क्या है? टेट्रोजेस। टेट्रोजेस मतलब कार्बन 4 होगा, तो इसका फॉर्मूला C4H8O4 हो जाएगा, यही। ओके, अब आप देखिए यहाँ पे इसका एल्डोज फॉर्म इरिथ्रोज
इरिथ्रोज, और इसका कीटोज फॉर्म इरिथ्रोलोज है, इरिथ्रोलोज। इरिथ्रोज लिख सकते हैं आप। सेम क्या करना है आपको, ग्लिसरल्डिहाइड की तरह बनाना है CHO, CHOH, CHOH एक और बढ़ा देना है, ठीक है, एक कार्बन, 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन और बढ़ा देना है, और नीचे क्या हो जाएगा CH2OH। तो ये इरिथ्रोज है। इरिथ्रोलोज बनाने के लिए आप ये दोनों हाइड्रोजन को उठा के ऊपर कर देंगे, तो ऊपर CH2OH हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप कीटो ग्रुप हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आपका इरिथ्रोलोज हो जाएगा, ठीक है। तो टेट्रोजेस हो गया। इसके अलावा नेक्स्ट इज द पेंटोजेस। पेंटोजेस, पेंटोजेस में कार्बन कितना होगा, 5 होगा। तो इसका फार्मूला क्या होना चाहिए, C5H10O5, ठीक है। अब देखिए इसका एल्डोज फॉर्म, एक है पेंटोज शुगर राइबोज, और इसका कीटो फॉर्म क्या होगा, राइब्यूलोज, ठीक है। दूसरा है डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज एल्डोज शुगर है, ये ध्यान देना है आपको। राइबोज का फार्मूला तो C5H10O5 है, लेकिन डीऑक्सीराइबोज जो है शुगर का एक्सेप्शन है, इसका फार्मूला C5H10O4 ही है, C5H10O4 है, जो कार्बोहाइड्रेट का जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल नहीं करता, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में अभी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो 1:1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक ऑक्सीजन कम है। तो राइबोज कहाँ होता है, आरएनए में। जो आरएनए में शुगर है वो क्या होता है, राइबोज शुगर, जो कि पेंटोज शुगर है। पेंटोज शुगर एक मोनोसैकेराइड है। डीऑक्सीराइबोज कहाँ होता है, डीएनए में होता है। हालांकि डीऑक्सीराइबोज का कीटोज फॉर्म नहीं है, तो केवल राइबोज का राइब्यूलोज और डीऑक्सीराइबोज का कीटोज फॉर्म नहीं है। अब देखिए राइबोज और डीऑक्सीराइबोज का स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं, तो आप डिटेल में इसे हम लोग जब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ेंगे, डीएनए आरएनए पढ़ेंगे, तो वहाँ पे मैं स्ट्रक्चर को बताऊंगी, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक पेंटोज शुगर है। तो एक पेंटोज शुगर बनाने के लिए हमने कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। दोनों में अंतर कहाँ होता है मैं आपको बता देती हूँ। ये कार्बन नंबर फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है, और फोर्थ कार्बन से यहाँ पे जुड़ा हुआ है कार्बन नंबर 5। दिस इज द CH2OH। फर्स्ट पे OH H, सेकेंड पे OH H, थर्ड पे OH ऊपर है H, और यहाँ पे अब आप देखिए ये है राइबोज का फार्मूला, राइबोज शुगर है। दिस इज द राइबोज शुगर। राइबोज शुगर में क्या होता है, आपको ध्यान देना कि राइबोज शुगर कहाँ पाया जाता है, आरएनए में। जो सेकेंड हाइड्रोक्सिल है, दिस इज द सेकेंड हाइड्रोक्सिल। सेकेंड हाइड्रोक्सिल रिप्लेस हो जाए अगर हाइड्रोजन ग्रुप के द्वारा, तो ये हो जाता है डीऑक्सीराइबोज। मेरी बात ध्यान से सुनना है। राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में डिफरेंस कहाँ है, सेकेंड कार्बन पे। सेकेंड कार्बन पे राइबोज में हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, जबकि डीऑक्सीराइबोज में हाइड्रोजन ग्रुप है। ये स्टेबिलिटी के टर्म में हम लोग आगे इसको समझेंगे कि इसी वजह से डीएनए ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि आरएनए में राइबोज शुगर की वजह से ये सेकेंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री रहता है। बाकी ये सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहीं ना कहीं यूज़ हो जाते हैं, मैं उसको आगे बताऊंगी। तो देखिए, तो दोनों में डिफरेंस कहाँ पे है, कार्बन नंबर सेकेंड पे। तो इस वजह से डीऑक्सीराइबोज में एक ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, क्योंकि राइबोज में OH है और डीऑक्सीराइबोज में केवल और केवल H है। तो अब आगे हम लोग देखते हैं हेक्सोज शुगर, ठीक है। ये सब मोनोसैकेराइड्स हैं, याद रखना आप। हेक्सोज शुगर, हेक्सोज का मतलब C6H12O6, हेक्सोज का मतलब C6H12O6। अब आप देखेंगे हेक्सोज के एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल तो ग्लूकोज। ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड है जिसमें कार्बन से 6 होता है, इसलिए इसको हम हेक्सोज शुगर कहते हैं। दूसरा है, मेरी बात ध्यान से सुनना है, ग्लूकोज। इसके अलावा दूसरा क्या है, गैलेक्टोज, और थर्ड है मैनोज। ये तीन आपको याद रखना है। ये तीन मोनोसैकेराइड हैं जो हेक्सोज शुगर हैं, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और मैनोज। ये तीनों का स्ट्रक्चर मैं अभी आपको बताऊंगी। ग्लूकोज एक एल्डोज शुगर है, जबकि फ्रक्टोज एक कीटोज शुगर है।
ग्लूकोज और फ्रक्टोज में एक ही डिफरेंस है फंक्शनल ग्रुप का, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, सबका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। डिफरेंस कहाँ होगा? ये तीनों एल्डोज हैं, ये तीनों एल्डोज हैं, डिफरेंस होगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन में। अरेंजमेंट हम आगे देखेंगे। फ्रक्टोज भी एक हेक्सोज शुगर है लेकिन ये कीटोज है, ठीक है। अब हम लोग इसको देखते हैं, हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ग्लूकोज का अगर हम फिशर प्रोजेक्शन देखेंगे तो मैंने कुछ ऐसे बना दिया, सिंपल, आप समझेंगे इसको कैसे क्या है। 1 कार्बन 2 3 4 5, ये फिशर स्ट्रक्चर है आपका, फिशर प्रोजेक्शन। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके बनाती हूँ। इसको हम लोग देखेंगे इस तरीके से, एल्डोज शुगर है मतलब CHO। अब देखिएगा, अब जो थर्ड कार्बन है, थर्ड कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट साइड होगा, बाकी सभी कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड होगा। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, ये हो गया हमारा ग्लूकोज। कार्बन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ठीक है। कितने अगर आपसे कोई पूछे ग्लूकोज में कितने फंक्शनल ग्रुप हैं तो आप बताएंगे ग्लूकोज में एक फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड हो गया, दूसरा हो गया प्राइमरी अल्कोहल, ये क्या है प्राइमरी अल्कोहल, और तीसरे ग्रुप्स क्या हैं, ये सब हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो ग्लूकोज में 3 फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब आप देखेंगे यहाँ पे, और स्ट्रक्चर एक बार ध्यान से देख लेंगे। CHO है, सेकेंड कार्बन पे OH राइट साइड, फिर H, केवल थर्ड कार्बन पे OH लेफ्ट साइड होगा। ये आप लोग डिटेल में पढ़ते होंगे केमिस्ट्री में, यहाँ समझने के लिए मैं बता दे रही हूँ। उसके बाद फोर्थ, फिफ्थ और लास्ट वाले कार्बन में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा वो राइट साइड होगा। चलिए हम लोग इसको बताते हैं कि अब देखिए इस ग्लूकोज से फ्रक्टोज कैसे बना सकते हैं। तो ग्लूकोज से फ्रक्टोज बनाने के लिए कुछ नहीं करना आपको, सेकेंड कार्बन का जो सेकेंड कार्बन है, सेकेंड कार्बन का जो OH है, इसमें से जो H है, दोनों H को उठा के ऊपर कर दीजिए। सेकेंड कार्बन से दोनों H को आप ऊपर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CH2OH, ठीक है। और सेकेंड वाला कार्बन पे कौन सा ग्रुप आ जाएगा, CO ग्रुप, बाकी सब वैसे ही रहेगा। तो ये क्या हो गया, फ्रक्टोज हो गया। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में अंतर क्या है, केवल और केवल फंक्शनल ग्रुप का है। ग्लूकोज में जो फंक्शनल ग्रुप है वो CHO है, एल्डिहाइड ग्रुप, और फ्रक्टोज में जो फंक्शनल ग्रुप है वो कीटो ग्रुप है। तो चलिए, दिस इज ऑल अबाउट द हेक्सोज शुगर। अब देखिए लास्ट है हेप्टोज। हेप्टोज में C7 होगा तो H14 हो जाएगा, O7 हो जाएगा। इसका कोई एल्डोज शुगर अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है, इसका केवल और केवल एक कीटोज शुगर डिस्कवर हुआ है जिसको हम लोग कहते हैं सीडोहेप्टुलोज, सीडोहेप्टुलोज। और ये सबसे लार्जेस्ट मोनोसैकेराइड है, दिस इज द लार्जेस्ट मोनोसैकेराइड। तो सबसे सिंपलेस्ट मोनोसैकेराइड क्या था, ट्रायोजेस, और सबसे लार्जेस्ट मोनोसैकेराइड है हेप्टोजेस। तो दिस इज ऑल अबाउट द मोनोसैकेराइड्स। अब हम लोग देखते हैं कुछ चीज़ें समझते हैं। एक टर्म है दैट इज ईपीमर्स। ईपीमर्स आपकी केमिस्ट्री में है, ये नीट केमिस्ट्री में है, जिसको आप यहाँ पे समझ सकते हैं। ईपीमर्स का मतलब ये होता है मोनोसैकेराइड्स which differ at only one carbon except कार्बन 1। मतलब ऐसे मोनोसैकेराइड जिनमें केवल एक कार्बन पे डिफरेंस हो, जिनमें केवल एक कार्बन पे डिफरेंस हो, कार्बन नंबर फर्स्ट को छोड़ के, कार्बन नंबर फर्स्ट को छोड़ के, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ईपीमर्स कहते हैं। जैसे देखिए, आप डिफिनीशन को फिर से देख लीजिए, ऐसा मोनोसैकेराइड जिनमें केवल एक कार्बन पे डिफरेंस हो एक्सेप्ट कार्बन फर्स्ट। अब देखिए हम यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रहे हैं। हमने अभी बताया ग्लूकोज, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हमने बनाया CHO, COOH, H,
COH H COH और नीचे क्या हो गया CH2OH। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे देखते हैं एक और मोनोसेक्राइड, जो हमने बताया था कि 3 मोनोसेक्राइड हैं एल्डोजेस, जिसमें हेक्सोज में 3 एल्डोज हैं, ग्लूकोज, मैनोज और गैलेक्टोज। तो अभी आप देखिए मैनोज क्या है। अब ये जो ग्लूकोज है ना, ये जो मैनोज है वो ग्लूकोज का ईपीमर है और गैलेक्टोज भी ग्लूकोज का ईपीमर है। कैसे? इनमें क्या होता है, देखिए मैनोज का स्ट्रक्चर में क्या होगा, CHO, ठीक है, ये कार्बन सेकेंड है, कार्बन सेकेंड पे हाइड्रोक्सिल लेफ्ट की तरफ है, बाकी सब सेम है ग्लूकोज की तरह, सब बाकी सब किसकी तरह है, ग्लूकोज की तरह, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पे कार्बन फर्स्ट जो सेकेंड कार्बन है उस पे हाइड्रोक्सिल राइट साइड में है, जबकि मैनोज में हाइड्रोक्सिल कहाँ पे है, लेफ्ट साइड में है। तो ग्लूकोज और मैनोज एक दूसरे के ईपीमर हैं, डिफरेंस कहाँ पे है, कार्बन नंबर सेकेंड, ठीक है। इसे आप भूलना नहीं, मैनोज में 2 N आ रहा है, ठीक है, 2 N, तो ऐसे आप याद रखेंगे दिमाग में कि कार्बन नंबर सेकेंड पे डिफरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग गैलेक्टोज का अगर स्ट्रक्चर देखते हैं तो सेम ग्लूकोज की तरह ही है, CHO COH CHOH। देखिए ग्लूकोज में चौथे कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड है, लेकिन यहाँ पे चौथे कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा लेफ्ट साइड, 5वां और 6वां। जब आप देखेंगे कि अब देखिए ग्लूकोज और मैनोज, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहाँ पे है, राइट साइड में है और यहाँ पे लेफ्ट। तो ग्लूकोज और मैनोज एक दूसरे के, ग्लूकोज और गैलेक्टोज एक दूसरे के ईपीमर हैं, डिफरेंस कहाँ पे है, कार्बन नंबर 4 पे है, कार्बन नंबर 4। तो ईपीमर का मतलब क्या हुआ कि ऐसे मॉलिक्यूल्स या ऐसे मोनोसेकेराइड्स जहाँ पे केवल एक कार्बन पे डिफरेंस है उसको हम लोग कहते हैं ईपीमर। अगर आपसे कोई पूछे, चलिए बताइए गैलेक्टोज और मैनोज एक दूसरे के ईपीमर हैं क्या? गैलेक्टोज और मैनोज एक दूसरे के ईपीमर हैं? नहीं है, क्योंकि जब आप इनके स्ट्रक्चर को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे 2 कार्बन पे डिफरेंस आ जाएगा, कार्बन सेकेंड पे और कार्बन 4 पे। देखिए कार्बन सेकेंड पे यहाँ पे OH कहाँ पे है, राइट साइड में, यहाँ पे लेफ्ट। यहाँ कार्बन 4 पे OH कहाँ पे है, लेफ्ट साइड में, यहाँ पे राइट साइड में होगा। तो अगर एक से ज़्यादा कार्बन पे डिफरेंस आ गया तो हम उससे ईपीमर नहीं कहेंगे। ईपीमर क्या होते हैं, केवल एक कार्बन पे डिफरेंस होना चाहिए। तो दिस इज द ईपीमर। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एनोमर्स। एनोमर्स पढ़ने से पहले हम लोग एक चीज़ पढ़ते हैं। हमने ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर देखा था, CHO COH सेकेंड थर्ड कार्बन, ठीक है, 4th कार्बन, 5th कार्बन एंड 6th कार्बन। अब देखिए जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो देखिए क्या होता है। यहाँ पे मैंने इसको ऐसे लिख दिया, यहाँ पे मैंने इसको ऐसे लिख दिया। जब इसका हम, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है, जब ये क्लोज चेन स्ट्रक्चर बनाते हैं, रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो इसका जो 5वां कार्बन है ग्लूकोज का, वो पहले कार्बन से बॉन्डिंग करता है। होता क्या है, 5वें कार्बन का OH पहले कार्बन के H, ये मिलके वाटर बना लेते हैं और वाटर बाहर आ जाता है। फिर यही वाटर मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो जाता है OH में और H में, OH में और H में। आप ध्यान दीजिएगा मैंने क्या बताया, यहाँ पे बॉन्डिंग जो लिंकिंग होता है वो किस किस कार्बन के बीच में होगा, पहले कार्बन और 5वें कार्बन के बीच। जब पहला कार्बन और 5वां कार्बन यहाँ पे लिंक होगा तो वाटर बाहर आएगा, वाटर डिसोसिएट हो जाएगा हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप में। यही हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप आके यहाँ पे अटैच हो जाएगा, पहले कार्बन से ही अटैच होगा। आप ध्यान दीजिएगा, तो पहले कार्बन से हमने कौन सा ग्रुप अटैच कर दिया, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन और OH, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए ये ऑक्सीजन लिंक है किस कार्बन से, 5वें कार्बन से। फिर स्ट्रक्चर को हमने सेम बना दिया, सारा स्ट्रक्चर मैं वैसे ही लिख रही हूं। ये 5वां कार्बन है, CH2OH।
ध्यान देना है आपको। ये पहला कार्बन है और ये 5वां कार्बन है। OH और H निकल गए, ठीक है। HOH आके फिर से यहीं पे जुड़ गया और लिंकिंग किस किस कार्बन के बीच में हुआ, पहले और 5वें। अगर इस तरीके से बॉन्डिंग करते हैं तो वो ज़्यादा देर तक दूर नहीं रह पाएंगे और वो क्या कर लेंगे, एक रिंग स्ट्रक्चर बना लेंगे। और वो रिंग स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं पायरेनोज फॉर्म, क्योंकि जब आप बेंजीन का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो पायरेनोज कुछ ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, पायरॉन कहते हैं। तो जब हम पायरेनोज स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगा। अब देखिए, हम ऑक्सीजन को एकदम टॉप पे रखते हैं और ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। ये ऑक्सीजन किसके किसके बीच में शेयर हुआ है, पहले और 5वें। तो पहला कार्बन हमने यहाँ रख दिया और 5वां कार्बन हमने यहाँ रख दिया। ध्यान देना है आपको, पहला और 5वां। 5वें कार्बन से देखिए क्या अटैच्ड है, 5वें कार्बन से हाइड्रोजन अटैच्ड है। हम लोग यहाँ पे प्लेस कर देंगे हाइड्रोजन। और ऊपर क्या है, CH2OH है। ये CH2OH जो कि 6वां कार्बन है। ये देखिए, ये CH2OH जो 6वां कार्बन है। अब हम लोग OH और H कैसे प्लेस करेंगे, ध्यान देना है। जो भी OH राइट साइड में है, जो भी OH राइट साइड में है उसको हम नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो OH राइट साइड में, हम यहाँ पे, ये भी OH राइट साइड में है, तो पहले कार्बन का OH हमने ऐसे लिख दिया और इसको H बना दिया। फिर OH सेकेंड कार्बन का भी OH नीचे है, मतलब राइट साइड में है, तो इसको हमने नीचे लिख दिया, H हो गया। थर्ड कार्बन में OH लेफ्ट है तो इसको हमने ऊपर लिखा। फोर्थ कार्बन में OH अगेन कहाँ पे है, राइट साइड में। तो इस तरीके से हम इसका क्या बनाएंगे, क्लोज स्ट्रक्चर बनाएंगे या रिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। आप इसको फिर से समझ लेंगे कि जो ये O है, कॉमन ऑक्सीजन है, वो किसके किसके बीच में शेयर हुआ है, पहले कार्बन के बीच में और 5वें कार्बन से देखिए एक हाइड्रोजन अटैच्ड है और 6वां कार्बन का जो ये 6वां है CH2OH अटैच्ड, हमने यहाँ पे लिख दिया। अब OH कैसे प्लेस करेंगे, जो राइट साइड में OH है उसको हम नीचे, जो लेफ्ट साइड में OH है उसको हम ऊपर। तो आप देखिए ये क्या है, ये बन गया अल्फा डी। डी का मतलब आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे, CH2OH ऊपर है तो इसको हम डी कहते हैं। और अगर, अब मेरी बात ध्यान से सुनना है, यही वाला ग्लूकोज, ये सेम ग्लूकोज में अगर पहले कार्बन का जो OH है ऊपर हो जाए, एबव द प्लेन हो जाए, तो इसको हम बीटा ग्लूकोज कहते हैं। अगर पहले कार्बन का OH नीचे है, बिलो द प्लेन है, तो इसको हम अल्फा डी ग्लूकोज कहते हैं। तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज में डिफरेंस क्या है, पहले कार्बन पे डिफरेंस है। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज में डिफरेंस पहले कार्बन पे है। तो देखिए मैं ऐसे बना दे रही हूँ, दिस इज द कार्बन नंबर फर्स्ट। कार्बन नंबर फर्स्ट पे OH अगर नीचे है तो इसको हम अल्फा डी ग्लूकोज कहेंगे, और कार्बन नंबर फर्स्ट पे अगर OH ऊपर है तो इसको हम बीटा डी ग्लूकोज कहेंगे। और डिफरेंस कहाँ है, केवल कार्बन नंबर फर्स्ट पे है, और इसे हम एनोमर्स कहते हैं। तो एनोमर्स क्या हुआ, डिफरेंस ओनली एट कार्बन नंबर फर्स्ट, केवल कार्बन फर्स्ट पे होना चाहिए डिफरेंस। ईपीमर क्या था, केवल एक कार्बन पे डिफरेंस होना चाहिए एक्सेप्ट कार्बन नंबर फर्स्ट। तो एनोमर्स और ईपीमर्स में डिफरेंस आपको समझ में आ जाना चाहिए। एनोमर्स में डिफरेंस केवल कार्बन नंबर फर्स्ट पे होगा। तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज क्या है, एक दूसरे के एनोमर है। नेक्स्ट देखिए हम लोग पढ़ते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ मोनोसैकेराइड। डेरिवेटिव्स ऑफ मोनोसैकेराइड, डेरिवेटिव्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स के डेरिवेटिव 3 होते हैं। पहला है शुगर एसिड्स, दूसरा है शुगर अल्कोहल, शुगर अल्कोहल। आपके एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन केमिस्ट्री में है शुगर एसिड्स, इसलिए मैं पढ़ा रही हूँ। और तीसरा है अमाइनो शुगर, ये एनसीईआरटी में है, ठीक है। ग्लूकोसामाइन ये सब पढ़ेंगे आप लोग, तो इसको हम लोग अभी देखते हैं। तो चलिए शुगर एसिड्स क्या है। शुगर एसिड्स जानने के लिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे पहला शुगर एसिड्स।
sugar acids. Sugar acid formed by oxidation of either aldehyde group or CH2OH group or both groups. सुगर एसिड कैसे बनता है? फॉर्म्ड बाय, अभी हम लोगों ने मोनोसेक्राइड पढ़ा, उसमें हम लोगों ने दो ग्रुप देखा था जो दोनों टर्मिनल ग्रुप थे, CHO ग्रुप और CH2OH ग्रुप, या तो दोनों ग्रुप के ऑक्सीडेशन से होगा। तो हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए हमारे पास ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज को हम लोग इस तरीके से लिख देते हैं। चलिए देखिए, CHOH4, जब आप इसको कंबाइन करेंगे या इसको कंप्रेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, CHOH4, और ये क्या है, CH2OH। तो ग्लूकोज में दो टर्मिनल ग्रुप्स हैं, पहला टर्मिनल ग्रुप है CHO और दूसरा टर्मिनल ग्रुप है CH2OH। अब हम लोग देखते हैं कि ये कैसे ऑक्सीडाइज होता है। ये तीन तरीके से ऑक्सीडाइज होता है। अगर आप इस ग्लूकोज को माइल्ड एसिड की प्रेजेंस में रखेंगे, माइल्ड एसिड या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह सकते हैं आप, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मान लीजिए क्या हो गया यहाँ पे, ब्रोमीन वाटर, तो केवल और केवल CHO ग्रुप ऑक्सीडाइज हो जाता है। क्या ऑक्सीडाइज होगा, CHO ग्रुप, हम लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ CHO ग्रुप। जब CHO ग्रुप ऑक्सीडाइज होगा तो एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाएगा, एसिड। तो अगर CHO ग्रुप ऑक्सीडाइज हो गया तो ऊपर क्या हो गया, COOH, नीचे CHOH4 और ऊपर क्या है, CH2OH, सॉरी ये भी क्या हो जाएगा, CH2OH, ये बन जाएगा। हम यहाँ पे बस ग्लूकोज नहीं ले सकते हैं, हम यहाँ पे मैनोज और गैलेक्टोज भी ले सकते हैं। तो अब एक बात बताइए कि ये जो बना है केवल CHO ग्रुप ऑक्सीडाइज हुआ, तो इसको हम जनरलाइज टर्म देते हैं अल्डोनिक एसिड। इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया, एल्डोनिक एसिड। दिस इज द एल्डोनिक एसिड। और अगर ग्लूकोज है तो इसको हम ग्लूकोनिक एसिड कहेंगे। क्या कहेंगे, ग्लूकोनिक एसिड। गैलेक्टोज होगा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कार्बन नंबर 4 पे डिफरेंस है, सब कुछ वही रहेगा, चौथे कार्बन पे डिफरेंस हो जाएगा, तो उसको हम गैलेक्टोनिक एसिड कहेंगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर हम इसे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में रखते हैं तो टर्मिनल CHO ग्रुप का ऑक्सीडेशन हो जाता है और वो COOH बन जाता है। इसको जनरलाइज टर्म हम क्या कहते हैं, एल्डोनिक एसिड। जनरल टर्म है सबके लिए। अगर ग्लूकोज है तो ग्लूकोनिक एसिड, अगर गैलेक्टोज है तो गैलेक्टोनिक एसिड। अगर इसे हम स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में रखते हैं, मान लीजिए कॉन्क HNO3 है, ठीक है, तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ बोथ टर्मिनल ग्रुप्स, दोनों टर्मिनल ग्रुप ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो ऊपर भी COOH और नीचे भी COOH, ऊपर भी COOH आ जाता है और नीचे भी COOH आ जाता है, क्योंकि दोनों ग्रुप ऑक्सीडाइज हो गए हैं। इस जनरल टर्म को हम लोग कहते हैं एल्डेरिक एसिड। एल्डेरिक एसिड जनरलाइज टर्म है, ये सबके लिए है। अगर ग्लूकोज है तो इसको हम कहते हैं सैकरिक एसिड। सैकरिक एसिड, तो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है सैकरिक एसिड कैसे बनेगा। सैकरिक एसिड या फिर ग्लाइकेरिक एसिड भी कहते हैं, इसको हम ग्लाइकेरिक एसिड भी कहते हैं। गैलेक्टोज है तो गैलेक्टेरिक एसिड कहेंगे। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि केवल और केवल ये ग्रुप ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ ओनली CH2OH ग्रुप, केवल CH2OH ग्रुप ऑक्सीडाइज होगा, तो ऊपर क्या रह जाएगा, CHO और नीचे
यहाँ पे CHOH4 और नीचे का ग्रुप ऑक्सीडाइज हुआ है तो नीचे ही COOH हो जाएगा। इस जनरल टर्म को हम लोग कहते हैं यूरोनिक एसिड। यूरोनिक एसिड। ग्लूकोज है तो इसको हम क्या कहेंगे, ग्लूक्यूरोनिक एसिड। तो दिस इज ऑल अबाउट द शुगर एसिड्स। फिर से देख लेते हैं इसको। फॉर्म बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ ईदर CHO ग्रुप और CH2OH ग्रुप। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में रखेंगे तो दोनों ग्रुप ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, एल्डेरिक एसिड, और ग्लूकोज है तो सैकरिक एसिड। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में रखेंगे तो केवल और केवल CHO ग्रुप ऑक्सीडाइज होगा, और इसको हम कहते हैं एल्डोनिक एसिड। ग्लूकोज है तो ग्लूकोनिक, गैलेक्टोज है तो गैलेक्टोनिक, ठीक है। और अगर केवल टर्मिनल CH2OH ऑक्सीडाइज हुआ तो इसको हम यूरोनिक एसिड कहते हैं। ग्लूकोज है तो इसको हम ग्लूक्यूरोनिक एसिड कहेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द शुगर एसिड। नेक्स्ट है शुगर एल्कोहल। शुगर एल्कोहल, शुगर एल्कोहल ध्यान से समझना है आपको। दिस इज फॉर्म्ड बाय द रिडक्शन, फॉर्म बाय रिडक्शन ऑफ CHO ग्रुप, ठीक है। अब CHO ग्रुप का रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा, CH2OH बनेगा। तो मान लीजिए ये ग्लूकोज है, CHOH4, और ये क्या है, CH2OH। ये ग्लूकोज भी हो सकता है, गैलेक्टोज भी हो सकता है, मैनोज भी हो सकता है। मैनोज है तो कार्बन नंबर 2 पे डिफरेंस होगा केवल OH का। गैलेक्टोज है तो कार्बन नंबर 4 पे डिफरेंस होगा, बाकी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। तो अगर ग्लूकोज है, ठीक है, अगर इसको हमने रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में रखा तो ये ग्रुप क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। रिडक्शन हुआ तो CHO ग्रुप रिड्यूस होकर CH2OH बना लेगा। तो ऊपर भी प्राइमरी अल्कोहल और नीचे भी CH2OH, ठीक है। तो ये एक अल्कोहल हो गया। अगर ये ग्लूकोज है तो ग्लूकोज का जो अल्कोहल होता है वो होता है सॉर्बिटॉल। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, सॉर्बिटॉल भी एक मोनोसेकेराइड है, बशर्ते ये एक ग्लूकोज का अल्कोहल है। अगर यही मैनोज है, मैनोज का भी आपको स्ट्रक्चर तो पता है, वो रिड्यूस हुआ तो वो बना लेता है मैनिटॉल। क्योंकि जब आप ब्राउन एल्गी पढ़ते हैं, मैनिटॉल क्या है, दैट इज द स्टोर्ड फूड ऑफ फियोफाइसी। फियोफाइसी, तो जो फियोफाइसी या ब्राउन एल्गी है, ब्राउन एल्गी में स्टोर्ड फूड किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अगर आपसे एग्जामिनर पूछ दिया कि ब्राउन एल्गी में स्टोर्ड फूड पॉलीसेक्राइड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है कि मोनोसेक्राइड, मोनोसेक्राइड, क्योंकि मैनोज का अल्कोहल है ये। मैनोज एक मोनोसेक्राइड हेक्सोज शुगर है, इसी का अल्कोहल क्या है, मैनिटॉल है। और मैनिटॉल कहाँ होता है, स्टोर्ड फूड इन फियोफाइसी। तो दिस इज द शुगर एसिड एंड शुगर एल्कोहल। और थर्ड है अमाइनो शुगर। नेक्स्ट इज द अमाइनो शुगर। देखिए अमाइनो शुगर आपके बुक में दिया हुआ है, बस रटना है वहाँ पे आपको, लेकिन यहाँ पे आप समझ सकते हैं। अमाइनो शुगर में क्या होता है, इफ सेकेंड हाइड्रोक्सिल, मेरी बात ध्यान से सुनना है, सेकेंड हाइड्रोक्सिल ऑफ बीटा डी ग्लूकोज बना लेंगे आप, दिमाग में तुरंत आना चाहिए। मैं बहुत धीरे नहीं पढ़ा पाऊंगी, मुझे फास्ट ही पढ़ाना है, आपको समझना है। इफ सेकेंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज तुरंत से दिमाग में आना चाहिए। पहले कार्बन का OH कहाँ होना चाहिए, ऊपर। इफ सेकेंड हाइड्रोक्सिल ऑफ बीटा डी ग्लूकोज रिप्लेस्ड बाई NH2, ईदर NH2 मतलब एमाइनो ग्रुप और N एसिटाइल ग्रुप, N एसिटाइल ग्रुप, मैंने इसको ऐसे लिख दिया N एसिटाइल ग्रुप, NH2 और N एसिटाइल ग्रुप, सॉरी। तो ये हो जाएगा अमाइनो शुगर। देखिए हम लोग बना के देखते हैं। बीटा डी ग्लूकोज है हमारा, ग्लूकोज का पूरा स्ट्रक्चर नहीं बनाने जा रही हूँ मैं, ये सेकेंड हाइड्रोक्सिल बस बनाऊंगी। बीटा डी ग्लूकोज मतलब OH ऊपर होगा, कार्बन नंबर फर्स्ट का, कार्बन सेकेंड का सेकेंड हाइड्रोक्सिल इफ रिप्लेस्ड बाई NH2 और N एसिटाइल अमाइनो ग्रुप, N एसिटाइल अमाइनो ग्रुप, N एसिटाइल अमाइनो ग्रुप।
अब देखिए NH2 के द्वारा रिप्लेस हो गया। अगर यहाँ पे OH की जगह NH2 आ गया तो ये हो जाएगा ग्लूकोसामाइन, ग्लूकोसामाइन। वेरी वेरी इजी। और अगर यही गैलेक्टोज है तो गैलेक्टोसामाइन, शायद आपके एनसीईआरटी में गैलेक्टोसामाइन दिया है, तो गैलेक्टोसामाइन एक अमाइनो शुगर हुआ। सेकेंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय NH2, तो ग्लूकोसामाइन हो गया ये। इफ सेकेंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय NHCOCH3, यहाँ पे NHCOCH3 आ जाए तो ये हो जाएगा N-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन या बीटा डी। इसको आप कह सकते हैं बीटा डी ग्लूकोसामाइन, क्योंकि बीटा डी ग्लूकोज लिया है हमने, या बीटा डी गैलेक्टोज लिया है। इसको हम कह सकते हैं बीटा डी N-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन या N-एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन। तो इसी को हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं, नैग, N-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, नैग। आपने नैग और नैम के बारे में पढ़ा होगा। प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन। और पेप्टिडोग्लाइकन में क्या होता है, नैग होता है और नैम होता है, नैग और नैम, ठीक है। बॉन्ड होता है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये बहुत डिटेल नहीं जा रहे हैं, बस समझाने के लिए बता दें। तो नैग और नैम, नैम भी कैसे बनेगा, इसी नैग में, नैग का जो थर्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो लैक्टिक एसिड से लिंक हो जाता है, तो वो नैम बन जाता है। तो नैग और नैम ये दोनों मिलके बनाते हैं पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन जो बैक्टीरिया की सेल वॉल इसी की बनी होती है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द अमाइनो शुगर। अमाइनो शुगर में सेकेंड हाइड्रोक्सिल अगर NH2 ग्लूकोसामाइन, NHCOCH3 N-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। तो ये रहा हमारा मोनोसेक्राइड। तो मोनोसेक्राइड में हम लोगों ने क्या देखा, ईपीमर्स, एनोमर्स, अमाइनो शुगर, अमाइनो शुगर एसिड, शुगर एल्कोहल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा डाइसेक्राइड, डाइसेक्राइड्स। डाइसेक्राइड्स का मतलब क्या है, मतलब हम ऑलिगोसेक्राइड पढ़ेंगे, तो ऑलिगोसेक्राइड में हमारा पहले क्या है, डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड में 2 मोनोसेक्राइड लिंक्ड विद ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब हम लोग देखते हैं ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या है। 3 डाइसेक्राइड में लिख रही हूँ यहाँ पे। पहला है माल्टोज, दूसरा है लैक्टोज और तीसरा है सुक्रोज। याद होना चाहिए, माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज। माल्टोज को हम लोग कहते हैं माल्ट शुगर, जो कि ग्रेन्स के जर्मिनेशन के दौरान जो माल्ट शुगर बनता है उसको हम लोग कहते हैं माल्टोज। लैक्टोज क्या है, मिल्क शुगर। और सुक्रोज आप लोग जानते हैं। तो माल्टोज क्या है, ये केन शुगर। तो माल्टोज क्या है, माल्टोज में ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, या हम ऐसे लिख सकते हैं अल्फा ग्लूकोज प्लस अल्फा ग्लूकोज। 2 ग्लूकोज मिलके बनाता है माल्टोज। 2 ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज। लैक्टोज में ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी गैलेक्टोज होते हैं। हम लोग आगे अभी इसको देखेंगे। हमें ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पता है अल्फा और बीटा का, बस दिमाग में रखिएगा। सुक्रोज क्या है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज भी रिकॉल करिए। फ्रक्टोज और ग्लूकोज में अंतर क्या था, ग्लूकोज एक एल्डोज शुगर है जबकि फ्रक्टोज एक कीटोज शुगर है, ठीक है। अब हम लोग इसी को देख लेते हैं, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। तो चलिए इस स्ट्रक्चर को हम लोग देखते हैं। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, हमने अल्फा डी ग्लूकोज बनाया। जल्दी जल्दी देखिए इसको आप। अल्फा डी ग्लूकोज में OH नीचे है, पहले कार्बन का OH नीचे है। बस मैंने एक ही बना, बाकी के स्ट्रक्चर आपको याद होने चाहिए। फिर मैंने एक और ग्लूकोज बना दिया, अल्फा डी ग्लूकोज। इसमें देखिए OA, ये कौन सा कार्बन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथा कार्बन में भी OH नीचे है ना। ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे और यहाँ से वाटर निकल जाएगा। मतलब बॉन्डिंग किसके बीच में होगी, कार्बन फर्स्ट और कार्बन 4 के बीच में। तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसे हो जाएगा। देखिए
बॉन्डिंग किसके बीच में हुई है? कार्बन नंबर फर्स्ट और कार्बन नंबर फोर्थ के बीच में, यही हुआ ना। देखिए यहाँ पे O बच गया, तो ये बन गया हमारा माल्टोज। ओके, माल्टोज में बॉन्डिंग किसके किसके बीच में हुई है? फर्स्ट और फोर्थ के बीच में, इसीलिए इसको हम कहते हैं। और ये जो बॉन्ड है वो है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, इसको हम लोग कहेंगे अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, क्योंकि अल्फा डी ग्लूकोज है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। याद रखना है, एग्जामिनर कभी पूछ सकता है कि माल्टोज में अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा कि बीटा होगा, तो L आ रहा है, LAL, तो आपको याद होना चाहिए माल्टोज में अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, राइट। सेम नेक्स्ट आप देखेंगे। अब मुझे एक बात बताइए, माल्टोज तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का बनना भी कैसा प्रोसेस है? कंडेंसेशन या डिहाइड्रेशन की प्रोसेस है। तो मुझे एक बात बताइए, माल्टोज को अगर तोड़ना होगा तो आप क्या करोगे? वाटर ऐड करोगे, है ना, क्योंकि माल्टोज को तोड़ना है मतलब इस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ना है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ना है मतलब वाटर ऐड करना है, मतलब कौन सी रिएक्शन है? हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है। तो माल्टोज को तोड़ने के लिए हम कौन सा एंजाइम यूज़ करते हैं? माल्टेज। हमने पहले लेक्चर में आपको बताया था, माल्टेज एंजाइम के किस क्लास में आएगा? हाइड्रोलिसिस में आएगा। मतलब कोई भी एंजाइम जो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन परफॉर्म करता है वो एंजाइम के हाइड्रोलिसिस क्लास में आएगा, ठीक है। ये हो गया। इसी तरीके से लैक्टोज में बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी गैलेक्टोज बना लो, तो वहाँ पे भी जो बॉन्ड हो जाएगा, अब आप देखिए, तो वहाँ पे कौन सा बॉन्ड हो जाएगा? बीटा 1,4। जब आप ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनाओगे, देखिए ग्लूकोज बनाया मैंने, ये हमारा बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है। बीटा डी ग्लूकोज मतलब पहले कार्बन का OH कहाँ होगा? ऊपर होगा, बीटा है। गैलेक्टोज बना लो भाई, गैलेक्टोज बनाओगे तो गैलेक्टोज में हमें चौथे कार्बन से मतलब है, लेकिन आप बताओ ग्लूकोज में चौथा कार्बन नीचे होता है। ग्लूकोज में चौथा कार्बन कहाँ होता है? नीचे होता है। और ग्लूकोज और गैलेक्टोज एक दूसरे के ईपीमर हैं, तो गैलेक्टोज और ग्लूकोज में अंतर कहाँ है? चौथे कार्बन पे। तो गैलेक्टोज में चौथा कार्बन कहाँ होगा? ऊपर होगा, यही ना, गैलेक्टोज में चौथा कार्बन ऊपर होगा। ये फिर से कंडेंसेशन करेंगे, स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बन जाएगा, ऐसा, ठीक है। कार्बन फर्स्ट और कार्बन 4 के बीच में बॉन्डिंग होगी, जिसको हम क्या कहेंगे? बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। याद करने के लिए आपको भूलना नहीं है, माल्टोज में सीधा AL आ रहा है तो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, लैक्टोज में उल्टा AL आ रहा है ना, AL, तो इसको हम क्या कहेंगे? बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए, नेक्स्ट सुक्रोज। सुक्रोज को भी हम लोग देखते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज कैसे जुड़े होते हैं इसमें। तो ये हमारा डाइसैकेराइड, बहुत ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है। एक और बुक में जैसे दिया रहता है ट्राइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड में 3 मोनोसैकेराइड्स होंगे, ठीक है ना। ट्राइसैकेराइड का एक एग्जांपल है रेफिनोज। रेफिनोज में 1 गैलेक्टोज, 1 ग्लूकोज, 1 फ्रक्टोज, ठीक है। बना लोगे आप, सिंपल बनाना है आपको। अगर कोई बात कह देगा कि आप रेफिनोज बना दो तो आप बना लोगे। ट्राइसैकेराइड के बाद एक टेट्रासैकेराइड्स है। टेट्रासैकेराइड में 4 मोनोसैकेराइड होंगे, इसका एग्जांपल है स्टैकियोज, ठीक है। स्टैकियोज में 2 गैलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, और लास्ट है पेंटासैकेराइड। पेंटासैकेराइड में 5 मोनोसैकेराइड होंगे, और इसका एग्जांपल है वर्बेस्कोज। इसमें 3 गैलेक्टोज, 1 ग्लूकोज और 1 फ्रक्टोज। हमने इसको आपको इसलिए बता दिया क्योंकि ये आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। रेफिनोज में 1 ग्लूकोज, 1 गैलेक्टोज, ग्लूकोज फ्रक्टोज। स्टैकियोज में 2 गैलेक्टोज, ग्लूकोज फ्रक्टोज। वर्बेस्कोज में 3 गैलेक्टोज, ग्लूकोज फ्रक्टोज। और ये सब कहाँ होते हैं? ये सब फ्लोएम सैप में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? फ्लोएम सैप में, ठीक है। तो ये रहा हमारा, क्या रहा? ओलिगोसैकेराइड्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लास्ट, पॉलीसैकेराइड। दैट इज इंपॉर्टेंट अगेन, पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स ऑल्सो नोन एज ग्लाइकन्स। More than
10 मोनोसैकेराइड्स। अगर 10 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड आपस में जुड़े हुए हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीसैकेराइड्स या फिर ग्लाइकन्स। अब देखिए पॉलीसैकेराइड का क्लासिफिकेशन कर देती हूँ मैं यहाँ पे। पॉलीसैकेराइड 2 तरीके के हो सकते हैं, एक होमोग्लाइकन्स या होमोपॉलीसैकेराइड, होमोपॉलीसैकेराइड्स या होमोग्लाइकन्स। दूसरा है हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स, हेट्रोपॉलीसैकेराइड या हेट्रोग्लाइकन। होमो का मतलब क्या है? होमो का मतलब है दैट इज द पॉलीमर ऑफ सेम रिपीटिंग यूनिट, और हेट्रो का मतलब है पॉलीमर ऑफ डिफरेंट रिपीटिंग यूनिट, मोर देन वन रिपीटिंग यूनिट। जैसे कि हमने अभी प्रोटीन पढ़ाया था, तो प्रोटीन में हमने आपको बताया था कि प्रोटीन हेट्रोपॉलीमर्स हैं। क्यों हेट्रोपॉलीमर्स हैं? क्योंकि वहाँ पे एक से ज़्यादा अमाइनो एसिड हो सकते हैं, एक से ज़्यादा टाइप के अमाइनो एसिड हो सकते हैं। होमोपॉलीसैकेराइड का मतलब है सेम रिपीटिंग यूनिट के पॉलीमर, पॉलीमर ऑफ सेम रिपीटिंग यूनिट और पॉलीमर ऑफ डिफरेंट रिपीटिंग यूनिट। होमोपॉलीसैकेराइड या होमोग्लाइकन्स अगेन 2 तरीके के हो सकते हैं। एक होगा स्टोरेज होमोग्लाइकन या स्टोरेज पॉलीसैकेराइड, स्टोरेज पॉलीसैकेराइड, और दूसरा होता है स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड, स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड। हमें ये पढ़ना नहीं है, हमें बस यही पढ़ना है, स्टोरेज और स्ट्रक्चरल। स्टोरेज का मतलब जो फूड स्टोरेज का काम करते हैं, और स्ट्रक्चरल का मतलब जो सेल की स्ट्रक्चर को बनाते हैं। स्टोरेज में हम लोग देखेंगे 3, एक है स्टार्च जो प्लांट में फूड स्टोर का काम करता है, दूसरा है ग्लाइकोजन जो एनिमल में फूड स्टोर का काम करता है, और तीसरा है इनुलिन जो आगे आप देखेंगे कि इनुलिन एस्टरेसी फैमिली में फूड स्टोरेज का काम करता है, कंपोजिटी। ठीक है, जो इनुलिन डहेलिया प्लांट, ठीक है, डहेलिया प्लांट में स्टोर फूड का काम करता है। स्ट्रक्चरल जो स्ट्रक्चर बनाते हैं ये 2 हैं, एक है सेलुलोज और दूसरा है काइटिन, सेलुलोज और काइटिन। हम देखेंगे सेलुलोज कहाँ होता है, आपको पता है सेलुलोज सेल वॉल बनी होती है प्लांट की। काइटिन कहाँ होता है? काइटिन को हम लोग कहते हैं फंगल सेलुलोज, दिस इज कॉल्ड एज फंगल सेलुलोज। इसको फंगल सेलुलोज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये फंजाई की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है, और काइटिन कहाँ होता है? आर्थ्रोपोडा के एक्सोस्केलेटन में, एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स। मतलब काइटिन 2 जगह हैं, फंजाई की सेल वॉल में और एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोडा। ये स्ट्रक्चरल हैं, सेलुलोज आपको पता है। अब देखिए स्टार्च, हमें पता है कि ये सारे के सारे होमोपॉलीमर्स होंगे, होमोपॉलीमर्स हैं। किसी एनसीईआरटी में काइटिन दिया हुआ है, काइटिन लास्ट में दिया हुआ है, काइटिन इज ए हेट्रोपॉलीमर, गलत है, काइटिन होमोपॉलीमर है। अभी हम लोग देखेंगे कैसे। आपको ये पता होना चाहिए काइटिन क्या है, होमोपॉलीमर है। स्टार्च किसका बना हुआ है? अल्फा डी ग्लूकोज का, मतलब ग्लूकोज एक ही टाइप के मोनोमर हैं, उसी का पॉलीमर है, सेम रिपीटिंग यूनिट, इसीलिए इसको हम होमोपॉलीसैकेराइड। तो ये अल्फा डी ग्लूकोज, ग्लाइकोजन भी अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है, ग्लाइकोजन भी अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है। इनुलिन फ्रक्टोज का पॉलीमर है, याद रखना है आपको, फ्रक्टोज वेरी IMP। इनुलिन किसका पॉलीमर है? फ्रक्टोज का पॉलीमर है। और इनुलिन कहाँ पे है? स्टोर्ड फूड इन एस्टरेसी फैमिली। एस्टरेसी का जो एक प्लांट है उसको हम लोग कहते हैं डहेलिया प्लांट। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। इनुलिन, स्टार्च, ग्लाइकोजन में आपको याद होना चाहिए। देखिए अब आप ऐसे याद रखेंगे, स्टार्च और ग्लाइकोजन दोनों में अल्फा ग्लूकोज है। सेलुलोज बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है, बीटा डी ग्लूकोज। और काइटिन किसका पॉलीमर है? बीटा डी नैग का। अभी हम लोगों ने नैग बनाया था, रिकॉल करिए, बीटा डी नैग का पॉलीमर है। मतलब नैग मिलके क्या बना लेंगे? काइटिन बना लेंगे। तो आप जरा सोचिए,
नैग कैसे बनाया था, बीटा डी ग्लूकोज का सेकेंड हाइड्रोक्सिल को एन एसिटाइल अमाइनो ग्रुप से रिप्लेस कर दिया था, तो वो बीटा डी नैग हो गया था। बीटा डी नैग आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाएंगे, फिर बीटा डी इस तरीके से, तो बॉन्ड कौन सा बनेगा, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। सेलुलोज में बीटा डी ग्लूकोज है, स्टार्च में अल्फा डी ग्लूकोज है, ग्लाइकोजन में अल्फा डी ग्लूकोज है। समझना आपको ये है कि अब आपको दिमाग में याद रखना होगा कि जितने भी स्टोरेज, जैसे आपको कभी कन्फ्यूजन होता है कि स्टार्च और सेलुलोज में अगर बॉन्डिंग पूछ दिया किसमें अल्फा डी होगा किसमें बीटा डी, तो आप ऐसे दिमाग में याद रखेंगे स्टोरेज जो है उसमें अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा, ये अल्फा फॉर्म होगी। स्ट्रक्चरल जितने भी हैं उसमें बीटा फॉर्म होगा। इनुलिन को हम साइड रख देते हैं। तो स्टोरेज में अल्फा, तो स्टोरेज याद आएगा स्टोर फूड, मतलब स्टार्च है, ग्लाइकोजन है। स्ट्रक्चरल में याद आएगा सेलुलोज है और काइटिन है। तो जो स्ट्रक्चरल है उसमें बीटा फॉर्म होंगे, स्टोरेज में अल्फा फॉर्म होंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग एक एक को डिस्कस कर देते हैं। स्टार्च क्या है, ग्लाइकोजन क्या है और सेलुलोज, ये तीन स्ट्रक्चर हम लोग। सेलुलोज क्या है, स्ट्रक्चरल, चलिए इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। तो पहला क्या है, स्टार्च। हाँ, याद रखना है कि ये सब होमोपॉलीसेकेराइड, होमो का मतलब पॉलीमर ऑफ सेम रिपीटिंग यूनिट्स, ठीक है। अब आइए हम लोग स्टार्च देखिए। अगर हम बात करें स्टार्च की, तो ये क्या है, स्टोर फूड इन प्लांट्स, प्लांट में फूड स्टोर का काम करता है। प्लांट में ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है एमाइलोज, और ये आपके पिछले साल एग्जाम में पूछा गया था, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन, और दूसरा है एमाइलोपेक्टिन। स्टार्च दो फॉर्म में होता है, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। हाँ, इसका रेशियो 1:3 होता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। एमाइलोज का और इसका रेशियो कितना होता है, ये 30% होते हैं, और ये अप्रॉक्सीमेटली जो है वो, सॉरी, ये 1:3 जो भी हो कैलकुलेट कर लीजिए। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन है, इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो अमाइलोज में क्या होता है, ये लीनियर है, लीनियर अनब्रांच्ड होता है, लीनियर अनब्रांच्ड, क्योंकि स्टार्च है, स्टार्च किसका पॉलीमर है, अल्फा डी ग्लूकोज का। अल्फा डी ग्लूकोज एक दूसरे से जुड़ते जाएंगे, कौन से बॉन्ड के द्वारा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये लीनियर अनब्रांच्ड है। अप्रोक्सीमेटली 200 to 250 molecules of अल्फा डी ग्लूकोज, 200 से 250 मॉलिक्यूल अल्फा डी की ग्लूकोज के बनाएंगे, और बॉन्ड कौन सा हो जाएगा बताइए मुझे, यहाँ पे बॉन्ड होगा अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो दिस इज द एमाइलोज। तो इस तरीके से आपने बनाया एमाइलोज 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 एमाइलोज, ऐसे बनाते चले गए आप, ठीक है ना, ओके। और एमाइलोपेक्टिन में अब हम लोग देखेंगे कि क्या डिफरेंस है। ये ब्रांच्ड है, ब्रांच्ड, अगर ब्रांच्ड है तो दो बॉन्ड होंगे, ऑब्वियस सी बात है, एक लीनियर जहाँ पे लीनियरली जुड़ेगा, और एक ब्रांचिंग पॉइंट पे कौन सा बॉन्ड होगा। तो बॉन्ड क्या क्या होंगे, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और दूसरा बॉन्ड होगा अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एट ब्रांचिंग पॉइंट, एट ब्रांचिंग पॉइंट, मतलब ब्रांचिंग पॉइंट पे जो बॉन्ड होगा वो कहा क्या होगा, अल्फा 1,6। अल्फा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ग्लूकोज जो है वो अल्फा डी ग्लूकोज है। तो यहाँ पे दो बॉन्ड होंगे, अल्फा 1,4 और अल्फा 1,6 बॉन्ड। ब्रांचिंग कहाँ होती है, तो ब्रांचिंग एट एवरी 20 to 25 रेजिड्यू, मतलब हर एक 20 से 25 रेजिड्यू पे क्या होगा, ब्रांचिंग होगा। ब्रांचिंग एट एवरी 20 to 25 रेजिड्यू। और अगर ये ब्रांचिंग हुआ तो कुछ ऐसे हेलिकल स्ट्रक्चर बना लेंगे, और ब्रांचिंग की वजह से हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन जाते हैं, हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर।
तो अगर आपसे कोई पूछे सेकेंडरी स्ट्रक्चर कौन सा स्टार्च बनाता है, एमाइलोज की एमाइलोपेक्टिन ड्यू टू ब्रांचिंग। अब हम लोग एमाइलोपेक्टिन वाला स्ट्रक्चर देखते हैं। तो देखिए हुआ क्या, और यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 2000 से 2500 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के होते हैं, 2000 से 2500। सिंपली देखिए, अगर इसका स्ट्रक्चर आपको देखना है तो अल्फा डी ग्लूकोज ऐसे बनता जाएगा ना, अल्फा 1,4 अल्फा, हमने अभी बॉन्ड बनाया था, आपको याद होना चाहिए, अल्फा 1,4 ऐसे बनता चला जाएगा। ठीक है, अल्फा 1,4 अल्फा 1, तो इस तरीके से बनता चला जाएगा। जहाँ पे ये O फ्री है, यहाँ पे ये O जो है, जैसे ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन कह सकते हैं इसको, जहाँ पे ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन बॉन्ड में पार्टिसिपेट किया है और ये ऑक्सीजन लास्ट में फ्री रहेगा, कहीं तो फ्री रहेगा, इसको हम लोग कहेंगे रिड्यूसिंग एंड, और इसको हम लोग कहते हैं नॉन रिड्यूसिंग एंड। तो लेफ्ट साइड क्या है, नॉन रिड्यूसिंग एंड है, और राइट साइड क्या है, रिड्यूसिंग एंड है। ये आपको याद होना चाहिए। तो ये तो हमारा एमाइलोज का स्ट्रक्चर था। हम एमाइलोपेक्टिन बनाना चाह रहे हैं, तो एमाइलोपेक्टिन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ब्रांचिंग कहाँ होगा, 20 से 25। तो मान लीजिए 20 मॉलिक्यूल ऐसे लीनियरली अरेंज्ड, मान लीजिए 20वां मॉलिक्यूल है, तो 20वां जो हमने आपको बनाया ग्लूकोज ऐसे हो गया, ये 20वां ग्लूकोज है सपोज करिए। 20वें ग्लूकोज में हमारा ये पहला कार्बन है, ये छठवां कार्बन है। छठवां कार्बन क्या है, CH2OH। ये कौन सा कार्बन है, 6। यहीं पे ब्रांचिंग होनी है, ब्रांचिंग मतलब यहाँ पे फिर अब ग्लूकोज ऐड होता जाएगा, क्योंकि ये ब्रांच स्ट्रक्चर है। तो ब्रांचिंग में मान लीजिए एक और ग्लूकोज ऐड हो गया, यहाँ पे एक ग्लूकोज ऐड हुआ, ये पहला कार्बन है। अल्फा डी ग्लूकोज है तो OH नीचे होगा, H ऊपर होगा। ये मैंने एक ग्लूकोज और बनाया। अब छठवें कार्बन और पहले कार्बन के बीच में कंडेंसेशन की प्रोसेस हो जाएगी, तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ जाएगा। तो ब्रांचिंग पॉइंट पे कौन सा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा है, अल्फा 1,6, पहला कार्बन और छठवां कार्बन, पहला कार्बन और छठवां कार्बन लीनियर। तो यहाँ पे 2 बॉन्ड हुए, जो लीनियरली अरेंज है उसमें अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, और ब्रांचिंग पॉइंट पे अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्टार्च। 2 स्ट्रक्चर है एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज लीनियर है तो केवल एक ही बॉन्ड होगा अल्फा 1,4, और एमाइलोपेक्टिन ब्रांच्ड है तो 2 बॉन्ड होंगे अल्फा 1,4 और अल्फा 1,6। दूसरा है ग्लाइकोजन। अब आपको पता है ग्लाइकोजन के बारे में हम बहुत ज़्यादा नहीं बताने जा रहे हैं। ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होता है, ग्लाइकोजन को हम लोग कहते हैं एनिमल स्टार्च, क्योंकि एनिमल में स्टोर्ड फूड ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। कहाँ, लीवर और मसल में। ग्लाइकोजन के बनने की प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजन टूटने की प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि स्टार्च बनने की प्रोसेस क्या है, स्टार्च के बनने की प्रोसेस डिहाइड्रेशन प्रोसेस है, मतलब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा है ना। और स्टार्च के टूटने की प्रोसेस क्या है, तो आप ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तोड़ोगे ग्लूकोज पाने के लिए, तो हाइड्रोलिसिस कराओगे। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि अगर 500 मॉलिक्यूल मिलके एक स्टार्च बनाए हैं तो कितने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हैं। मान लीजिए लीनियर एमाइलोज की बात कर रहा है तो कितने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होंगे, 499 होंगे ना, क्योंकि 2 ग्लूकोज के बीच में एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ग्लाइकोजन सेम एज अमाइलोपेक्टिन। अब आप ध्यान दीजिए, ये बिल्कुल एमाइलोपेक्टिन जैसा, मतलब ब्रांच्ड है, ब्रांच्ड है तो 2 बॉन्ड होंगे, अल्फा 1,4 और अल्फा 1,6। 1,6 कहाँ होगा, ब्रांचिंग। अंतर बस और बस इतना है, ब्रांचिंग एट एवरी 8th to 10th रेसिड्यू, मतलब ग्लाइकोजन हाईली ब्रांच्ड होता है। एमाइलोपेक्टिन में ब्रांचिंग 20 से 25 रेसिड्यू पे हो रहा था, जबकि ग्लाइकोजन में ब्रांचिंग 8 से 10 रेसिड्यू पे हो जा रहा है, 8-10 पे। यह है 8वां 9वां, तो 8वें से ही ब्रांचिंग स्टार्ट। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन में हाईली ब्रांच कौन है, हाईली ब्रांच कौन है, ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन बिल्कुल और बिल्कुल, ये भी अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है, अभी मैंने बताया था।
तो ग्लाइकोजन और अमाइलोपेक्टिन दोनों सेम है, फ़र्क बस ये है कि इसमें ब्रांचिंग 8 से 10 रेसिड्यू पे होगा। तो ये भी कौन सा स्ट्रक्चर बनाएगा? हेलिकल स्ट्रक्चर, हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर, हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर ड्यू टू ब्रांचिंग। ओके, नेक्स्ट सेल्यूलोज। सेल्यूलोज इज द पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज, क्योंकि ये स्ट्रक्चरल है ना, बीटा डी ग्लूकोज। तो बॉन्ड कौन सा होगा? बीटा 1,4 होगा, बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये अनब्रांच्ड होता है, अनब्रांच्ड। सेल्यूलोज कहाँ है ये सब आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जब ये अनब्रांच्ड है, नो हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर, नो हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर, यहाँ पे सेकेंडरी स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। नेक्स्ट इज द काइटिन। काइटिन पॉलीमर ऑफ बीटा डी नैग, बीटा डी नैग। अभी बताया था नैग क्या है, बताइए। एनेसिटाइल ग्लूकोसामाइन से बीटा डी ग्लूकोज का सेकेंड हाइड्रोक्सिल इफ रिप्लेस्ड बाय एन एसिटाइल अमाइनो ग्रुप, वो हो जाएगा नैग। नैग के पॉलीमर को ही हम क्या कहते हैं? काइटिन। काइटिन फंगल सेलुलोज है, फंजाई की सेल वॉल। इसके अलावा आर्थ्रोपोडा के एक्जोस्केलेटन में। ओके, ये भी लीनियर है, अनब्रांच्ड है, लीनियर अनब्रांच्ड है। जब ये लीनियर अनब्रांच्ड है तो नो हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर, नो हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर, यहाँ पे भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट, हाँ काइटिन, ये सब होमोपॉलीमर है क्योंकि एक ही टाइप की यूनिट से बने हुए हैं, एक ही टाइप की यूनिट को रिपीट करके पॉलीमर बनाया है। लास्ट चीज जो हमें समझना है वो ये है कि पॉलीसैकेराइड्स क्या है? मैक्रोमोलिक्यूल है ना। मैक्रोमोलिक्यूल्स कहाँ पे आएंगे? एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में आएंगे, फिल्ट्रेट में कि रिटेंटेंट में? रिटेंटेंट में आएंगे, ठीक है। लास्ट हमें समझना है आयोडीन टेस्ट। आयोडीन टेस्ट, आयोडीन टेस्ट को समझने से पहले बस इतना समझिएगा कि कोई भी ऐसा पॉलीसैकेराइड आयोडीन टेस्ट देगा जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाता है जहाँ पे ब्रांचिंग है, जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाता है जहाँ पे ब्रांचिंग है, जहाँ पे ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाएगा, जहाँ ब्रांचिंग होगी वही आयोडीन को होल्ड कर पाएगा, तब जाके वो आयोडीन टेस्ट देगा। तो किसमें किसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर है बताइए मुझे। सेकेंडरी स्ट्रक्चर केवल सेल्यूलोज में है? नहीं है, सेल्यूलोज अनब्रांच्ड है, काइटिन अनब्रांच्ड है। कौन कौन में सेकेंडरी स्ट्रक्चर है? स्टार्च में, लेकिन स्टार्च में भी अगर आपसे कोई पूछता है स्टार्च आयोडीन टेस्ट देता है तो स्टार्च का कौन सा फ्रैक्शन है? एमाइलोपेक्टिन फ्रैक्शन, नॉट द एमाइलोज। एमाइलोज की वजह, क्योंकि एमाइलोज लीनियर है और लीनियर है तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर नहीं बनना है, हेलिकल फॉर्म नहीं है तो आयोडीन होल्ड नहीं कर सकता, तो एमाइलोपेक्टिन। और दूसरा क्या है? ग्लाइकोजन, क्योंकि ग्लाइकोजन किसके जैसा है? एमाइलोपेक्टिन जैसा है। अंतर क्या है? यहाँ पे जो ब्रांचिंग है 20 से 25 रेसिड्यू पे है और यहाँ पे ब्रांचिंग एवरी 8 to 10 रेसिड्यू पे है। तो एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन, तो स्टार्च आयोडीन टेस्ट कैसा देता है? डीप ब्लू कलर, डीप ब्लू कलर, और ये ब्रिक रेड कलर, ब्रिक रेड कलर। तो दिस इज ऑल अबाउट द कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एंजाइम्स पढ़ेंगे। तो बहुत सिंपल है, आप यहाँ पे इसको मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स को डिटेल में मैंने बताया। आपको अगर थोड़ा सा बॉन्डिंग वगैरह में कन्फ्यूज़न होता है तो आप वीडियो को एक बार और देखिएगा, जिससे सारे कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।